क्लास 11 का अध्याय 1 रसायन विज्ञान है, जिनमें रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में जान रहे थे। ये पहला चैप्टर है। तो इनमें अवोगाद्रो का नियम था। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो देखिए अवोगाद्रो जो है एक परमाणविक रूप में उसके मान को निकाला था। यह 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब यह है कि समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या एक समान होना अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। और अवोगाद्रो संख्या का मान इन्होंने हाइड्रोजन के 2 आयतन एवं ऑक्सीजन के 1 आयतन द्वारा प्राप्त किया। अवोगाद्रो संख्या के आधार पर ही इसका अवोगाद्रो का नियम कहलाया है। तो इसको हाइड्रोजन का 2 भाग तथा ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर जल बनाने की अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोजन का 2 भाग तथा ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर जल बनाने की अभिक्रिया होने में प्राप्त आयतन। तो हाइड्रोजन 2 भाग यानी H2 और ऑक्सीजन 1 भाग तो H2O प्राप्त होता है। यानी कि इसका नाम हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये तो ये द्विक परमाणु का रूप में होता है। अब देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, डाल्टन ने निम्नलिखित तथ्यों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित प्रस्ताव दिया था। कहने का मतलब ये था कि उसके कुछ तथ्य थे जिसके आधार पर
वो परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसका पहला तथ्य ये था कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। पहला इसका तथ्य यही था कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है। दूसरा था विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है, और दूसरा है विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। यानी कि जितने भी तत्व होते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। यही इन्होंने तथ्य दिया था। तीसरा तथ्य था कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन द्वारा यौगिक बनते हैं। और चौथा था, देखिए तीसरा क्या, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के, यानी कि एक से अधिक तत्वों के एक के अतिरिक्त दूसरा तत्व भी मिला करके अपक्रिया करके परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन, यानी कि निश्चित अनुपात में जब जोड़ा जाता है तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जो कि उदासीन रूप में उपस्थित होते हैं, मिलते हैं। और चौथा है रासायनिक अक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को, किसी भी तत्व के परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में व्यवस्थित किया जा सकता है। उसको अलग अलग रूपों में, अलग अलग भागों में व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित इसको कर सकते हैं, लेकिन इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका केवल क्या है कि अलग अलग रूपों में रूपांतरण करके व्यवस्थित किया जा सकता है। अभिक्रिया में भाग लेंगे तो अर्थात इन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। फिर से इसको रिपीट
कर रहे हैं। देखिए, डाल्टन के निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित कुछ प्रस्ताव थे जो कि परमाणु सिद्धांत के नियम को पास कर रहे थे। पहला था, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये तीनों अवस्थाओं में क्या है कि इनके अलग अलग जो द्रव्य के रूप में होती हैं, तो ये जो परमाणु उनके होते हैं ये अभाज्य होते हैं, ये विभाजित नहीं होते, ये कटते नहीं हैं, ये दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो कहा गया परमाणु अविभाज्य होते हैं। दूसरा ये है विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न यानी कि अलग अलग जो तत्व हैं, तो उनके जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन द्वारा यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात यानी कि एक से अधिक जब तत्व का संयोजन करके और यौगिक बनाते हैं, तो उनके जो संयोजन के अनुपात होते हैं वो निश्चित होते हैं। चौथा है, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक अपक्रिया में जो परमाणु भाग ले रहे हैं या तत्व भाग ले रहे हैं, उनको अलग अलग यौगिक बनाने में उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, न कि इन्हें नष्ट किया जा सकता है या एक इसे अधिक बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। अब इसके बाद परमाणु द्रव्यमान, अगला है टॉपिक परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु की गणना जो है वास्तविक रूप से बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये बहुत कम होने की वजह से, क्योंकि वो सूक्ष्म कण है जिसे काटा या विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, 12। तो कार्बन है जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। अगर कार्बन के 12वें भाग का मान ज्ञात करना हो, यानी कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो पूरे कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान 12 है, अगर इसका सबसे सूक्ष्म भाग लिया जाए यानी पहला भाग लिया जाएगा, तो कार्बन का एकक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1/12वां भाग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, अगर कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है तो 1
12 है, तो 12 से अगर कहा जाए कि कार्बन के एक परमाणु यानी एक एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 1/12वां भाग होगा। औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखेंगे। ये तो परमाणु द्रव्यमान था। औसत परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान। चलिए औसत परमाणु द्रव्यमान नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।